Well, students, now let's discuss the Hertz experiment who has demonstrated the generation of electromagnetic waves artificially. Okay, he has performed an experiment in 1887 to generate the electromagnetic waves using a oscillator circuit. Okay, and this question is normally asked for 3 marks in your HP board exam. Okay, what are electromagnetic waves and discuss Hertz experimental demonstration for the generation of electromagnetic waves. Clear? तो हमने बात की electromagnetic waves. The source is an accelerating charge, है ना? क्योंकि जब एक charge particle oscillate करता है, accelerate करता है mainly, then it give rise to variation in the electric field, and simultaneously due to the variation in electric field, there is also variation in the magnetic field, due to which an electromagnetic wave which is having transverse nature is generated. Okay, so let's study how Hertz has created electromagnetic wave. Now, this is the simple experimental setup of the Hertz. Here you can see one induction coil. Inductor है, simply बात करें तो coil भी आपको consisting of large number of turns. ठीक है, तो एक inductor लगा है यहाँ पर, ठीक है, and this inductor is connected to an external source. Battery with the help of some key, ठीक है, to close the circuit. Now, the inductor के दोनों एंड्स दिख रहे हैं आपको ये. These are further connected to the two metallic plates, ठीक है, जो एक्ट करेंगी एज अ कैपेसिटर. ठीक है, पहले बताया हमने आपको LC सर्किट which are used for the generation of what? एक तरह से वहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती थी of certain high frequency है, यूज होती है कैरियर for transmission of the signals है ना. बट यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट करवाया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ सिंपल ऑसिलेटर सर्किट, दैट इज सिंपल LC सर्किट. ठीक है, तो इंडक्टर लगा है और उसके साथ दोनों एंड्स के क्रॉस के लिए ऐसे पैरेलल प्लेट्स दिख रही हैं आपको. ठीक है, और प्लेट्स के साथ यहाँ पर R1 है R2, दीज आर टू थिक रॉड्स, मेटालिक रॉड्स है ये, और उसके साथ के लगे यहाँ टू होलो स्फीयर्स आ रहे हैं, स्मॉल होलो स्फीयर्स S1 एंड S2 आर कनेक्टेड अक्रॉस द टू मेटालिक रॉड्स, थिक मेटालिक रॉड्स R1 एंड R2. ठीक है, जो प्लेट्स के बीच में सेपरेशन थी, कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में सेपरेशन थी, दैट इज नियरली अबाउट 60 सेंटीमीटर. और जो गैप है स्पेस के बीच में, ये जो लिखने हैं आपको स्पेयर S1 S2, इनका गैप हम एडजस्ट किया जा सकता है मैन्युअली. ठीक है, एंड द गैप इज अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 सेंटीमीटर. ठीक है, और कांसेप्ट ये देखो कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हुई. ठीक है, अब हमने बात की है कि फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देयर मस्ट बी सम accelerating charge, there must be some oscillating charge. ठीक है, तो वो चार्ज पार्टिकल कैसे एक्सीलरेट हो रहा है, कैसे ऑसिलेट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ LC सर्किट, दैट वी डिस्कस नाउ. ठीक है, अब देखो क्या है, कंसंट्रेट करेंगे. यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, एक इंडक्टर दिख रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं, हाई टेंशन सोर्स. ठीक है, हाई टेंशन सोर्स. ठीक है, यानी हाई वोल्टेज ये क्रिएट करने वाला है इंडक्टर. कैसे क्रिएट करेगा देखो, इंडक्टर का कांसेप्ट पढ़ा था, सेल्फ इंडक्शन पढ़ाई थी मैंने आपको. इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला होता है माइनस ऑफ L di/dt. इज व्हाट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना. इंडक्टर के क्रॉस जब करंट फ्लो होता है, ठीक है, देन देयर इज जनरेशन ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज ड्यू टू द चेंज इन द करंट, है ना, di/dt. चेंज आएगा करंट में, तो देयर इज जनरेशन ऑफ द इंड्यूस्ड वोल्टेज. समझने के पॉइंट. तो पहले इंडक्टर को जोड़ा गया बैटरी के साथ, ठीक है, और इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा हमने, दैट इज गिवन बाय u0 n² L, है ना. यानी ये सेल्फ इंडक्टेंस है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स. तो क्या किया गया, पहले एक ऐसी इंडक्टर यूज किया गया, ऐसी इंडक्शन कॉइल यूज की गई which consists of 1000 of turns. टर्न्स को बड़ा ज्यादा बढ़ा दिया हमने. और टर्न्स को बढ़ाने का मेन काम क्या है, तो मेन उसके लिए टर्न्स को क्यों बढ़ाया गया. ठीक है, मेन मोटिव क्या था टर्न्स को बढ़ाने के लिए. देखो जैसे की क्लोज होगी, जैसे कि हम टैपिंग की क्लोज करेंगे, प्रेस करेंगे जस्ट टैपिंग की को, और इंडक्टर के क्रॉस जब मोमेंटम करंट बढ़ेगा, है ना, di/dt, करंट जैसे चेंज होगा इंडक्टर के क्रॉस. ठीक है, तो L is directly proportional to n². तो नंबर ऑफ टर्न्स इतनी ज्यादा बढ़ा दी आपने. ठीक है, थोड़ा सा भी करंट चेंज होगा
तो देयर विल बी जनरेशन ऑफ द लार्ज इंड्यूस्ड ईएमएफ। जो इंड्यूस वोल्टेज बनेगी कंडक्टर के क्रॉस, उसका लेवल एकदम से क्या चला जाएगा, बड़ा हाई चला जाएगा, 1000 ऑफ वोल्ट्स। समझ आ रही बात मेरी? क्यों? करंट में थोड़ा सा चेंज आ रहा है, लेकिन इंड्यूस वोल्टेज इतनी ज्यादा क्यों बढ़ जा रही है? ड्यू टू द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल, जिसको कैसे बढ़ा दिया जाता है? बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स टू अ सफिशिएंटली लार्ज वैल्यू। पहला पॉइंट समझ में आया? सेल्फ इंडक्टेंस कैसे बढ़ाया जाता है? लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स को यूज करके। उससे क्या होता है कि सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है, तो करंट में di/dt, अगर करंट में थोड़ा भी चेंज आएगा तो जो इंड्यूस वोल्टेज बनेगी यहाँ पे इंडक्टर के अक्रॉस जो इंड्यूस वोल्टेज बनेगी, ठीक है, दैट विल बी वेरी हाई ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1000 ऑफ वोल्ट्स। क्लियर हुई बात? तो जैसे टैपिंग की क्लोज हुई, समझ आ रही है बात? मोमेंटरी स्मॉल चेंज इन द करंट अक्रॉस द इंडक्टर कॉइल जनरेट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस बना यहाँ पर। ठीक है बात? क्लियर हुई बात? और इंडक्टर पता है आपको, करंट के पास करने पर एकदम से हो जाएगा, इट गेट्स स्ट्रांगली मैग्नेटाइज, मैक्सिमम मैग्नेटाइज हो गया। ठीक है, अब जैसे टैपिंग की क्लोज करेंगे, इसको रिलीज करेंगे की को, ठीक है, तो क्या होगा? दोनों एंड्स देखो इंडक्टर के, दैट इज फर्दर कनेक्टेड अक्रॉस द टू मेटालिक प्लेट्स, कैपेसिटर है ना। तो ऐसे ऑसिलेशन पढ़ाई में मैंने कुछ याद होगा आपको, पिछला टॉपिक पढ़ा होगा। इंडक्टर एकदम से क्या होगा? डीमैग्नेटाइज होगा। इंडक्टर क्या होगा? डीमैग्नेटाइज, है ना। और इंडक्टर जब डीमैग्नेटाइज होगा, इट विल ट्रांसफर इट्स एनर्जी अक्रॉस द कैपेसिटर। जो एनर्जी यहाँ पे बनी, हाई पोटेंशियल जो यहाँ पे बना था, इंड्यूस्ड ईएमएफ, हाई वोल्टेज जो यहाँ पे बनी थी, दैट विल बी ट्रांसफर्ड अक्रॉस द कैपेसिटर। ठीक है, तो एनर्जी का एक्सचेंज हुआ ऑसिलेटर सर्किट, इंडक्टर से जो लार्ज अमाउंट में इंड्यूस्ड वोल्टेज बनी, इंडक्टर एकदम से डीमैग्नेटाइज हुआ, दैट इंड्यूस्ड वोल्टेज इज यूज्ड टू चार्ज द कैपेसिटर, जिसके कारण कैपेसिटर की एक प्लेट से कॉइल कर लेगी, इट विल रिक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर प्लेट विल रिक्वायर सफिशिएंट हाई नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस बना, है ना। इंडक्टर क्या होगा? यहाँ पे उसने अपनी एनर्जी ट्रांसफर करी यहाँ पे, तो जैसे इंडक्टर यहाँ पे ट्रांसफर करेगा इस एनर्जी को, जो हाई पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे बना था, ठीक है, वो एकदम से वोल्टेज कहाँ पे ट्रांसफर होगी? ये डिस्चार्ज, इंडक्टर डीमैग्नेटाइज हुआ और कैपेसिटर क्या हो गया? फुली चार्ज। आ रही है बात समझ? अगर ऐसे ऑसिलेशन पड़ी है तो जो इंड्यूस वोल्टेज बनी एकदम से, उससे इंडक्टर मैग्नेटाइज हुआ, और जब इंडक्टर को हमने यहाँ से स्विच ऑफ किया, करंट बंद हुआ, तो इंडक्टर एकदम से क्या हुआ? डीमैग्नेटाइज। तो इसने फर्दर जो कैपेसिटर की प्लेट्स थी उसको क्या कर दिया? फुली चार्ज। यानी एक तरह से जो वोल्टेज इंड्यूस बनी थी, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कैपेसिटर की प्लेट्स के पास क्रिएट हो गया। ठीक है, अब ये जो मेटालिक रोड्स लगी है, यहाँ पे होलो स्पेयर्स लगे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो उससे क्या हुआ? ये जो कैपेसिटर आपका फुली चार्ज हुआ था, ठीक है, वहां पे इस चार्जिंग के कारण जो वोल्टेज ट्रांसफर हुई यहाँ पे, इंड्यूस वोल्टेज जो बनी यहाँ पर प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के बीच में, दैट इज वेरी हाई ऑफ ऑर्डर ऑफ 3 to 10 or 7 वोल्ट पर मीटर। और ये जो इतनी ज्यादा हाई वोल्टेज है, ठीक है, दैट इज द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द एयर। एयर आपको पता है इंसुलेटिंग होती है, इनके गैप के बीच में क्या है? यहाँ पे प्रेजेंट है एयर भी है यहाँ पे प्रेजेंट। ठीक है, ये जो मैं वैल्यू लिख रहा हूँ 3 to 10 or 6 वोल्ट पर मीटर, इसको क्या बोलते हैं? ये जो वोल्टेज होती है, दिस इज कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ एयर। क्या बोलते हैं इसको? ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ एयर। ठीक है, तो जब इतना हाई पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे इकट्ठा हुआ, देखो तो जो गैप था, दो होलो स्फीयर के बीच जो गैप था 2 to 3 सेंटीमीटर, जहाँ पे एयर प्रेजेंट थी, है ना, और एयर जैसे इस हाई पोटेंशियल डिफरेंस पहुंचा यहाँ पे, तो इस हाई पोटेंशियल डिफरेंस जो है 3 to 10 or 6 वोल्ट पर मीटर का, दैट इज द वैल्यू ऑफ द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द एयर। तो एयर जो थी उससे क्या हो गई? उसकी ब्रेकडाउन हो गई, एयर की क्या हो गई? ब्रेकडाउन हो गई, मतलब जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी थी एयर की, ठीक है, वो क्या हो गई? ओवरकम। ठीक है, और एकदम से यहाँ पे क्या हुआ? एयर की ब्रेकडाउन हुई, उससे क्या हुआ? एक स्पार्क प्रोड्यूस हुई यहाँ पर, क्योंकि एयर की यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गई, एयर की ब्रेकडाउन हो गई, एक ग्लो आया बीच में, जैसे कि और स्विच बंद करते हैं तो वहां पे स्पार्क दिखती है, होता है ना। तो एयर की इंसुलेशन होती है स्विच के सराउंडिंग, वो ब्रेक होती है, वो भी इंड्यूस वोल्टेज के साथ कारण ही होती है। जब हम स्विच को बंद करते हैं एकदम से करंट जीरो होता है और लार्ज अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड, जिससे एयर की इंसुलेशन जो होती है स्विच के सराउंडिंग में उतनी हाई वोल्टेज होती है कि वो एयर की इंसुलेशन को ब्रेक कर देती है, और स्विच के सराउंडिंग में आपको क्या दिखती है? स्पार्क, वो भी इंड्यूस्ड वोल्टेज के कारण होता है। ठीक है, तो वही चीज हो रही है यहाँ पे, ये जो वोल्टेज बनी थी यहाँ पर हाई, वो इतनी अगर पहुंच जाएगी 3 to 10 or 6 वोल्ट पर मीटर, ठीक है, तो क्या होगा? जो एयर प्रेजेंट होगी यहाँ पे, वो क्या हो जाएगी? एयर क्या हो जाएगी? हमारी आयनाइज, ब्रेकडाउन होगी उसकी, मैंने एयर क्या होगी?
जैसे एयर आयनाइज हुई तो वहां पे जो चार्ज पार्टिकल था, ठीक है, मान लो ये मेटालिक स्फीयर था, इससे एक इलेक्ट्रॉन जो था आपका, ठीक है, मेटालिक स्फीयर जो था आपका, उससे एक इलेक्ट्रॉन जो था वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हुए एक तरह से, यानी उसको कंडक्टिंग पाथ मिल गया, क्योंकि एयर की हो गई आयनाइज। एयर आयनाइज होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन जो मेटालिक स्फीयर आपका वहां से दूसरे स्फीयर की तरफ वो अट्रैक्ट हुआ, चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट हुए एकदम से हाई एनर्जी के साथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एयर की हो गई ब्रेकडाउन और चार्ज ऑसिलेट हुआ है। समझा रही बात नहीं? और कितनी सफिशिएंट हाई एनर्जी से हुआ, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर क्या नोटिस हुई, यहाँ पर क्या नोटिस की गई, एक स्पार्क प्रोड्यूस हुई एकदम से, यानी जो चार्ज पार्टिकल था वो क्या हुआ, ऑसिलेट हुआ विद वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी रहती है जो क्रिएट की थी हर्ट्ज में, ठीक है, जिससे चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट हुआ था, ठीक है, दैट इज नियरली 5 × 10⁷ हर्ट्ज, ठीक है, जो पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ कैपेसिटी, स्मॉल वैल्यू ऑफ कैपेसिटी को यूज करके, और ये जो आपकी जो मेटालिक रोड्स लगी हैं, ठीक है, इनके सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू बिल्कुल कम रहती है, इंडक्टेंस ऑफ द मेटालिक रोड्स R1 R2, कैपेसिटर की वैल्यू बिल्कुल कम रखी गई, वहां से हर्ट्ज में इतनी हाई फ्रीक्वेंसी यूज की गई थी, ठीक है, और इस हाई फ्रीक्वेंसी से जब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे ऑसिलेट हुआ, ठीक है, तो एक स्पार्क प्रोड्यूस हुई वहां पर, ठीक है। अब यहाँ पे तो बीच में कोई वायर तो थी, है ना, तो इस हाई पोटेंशियल डिफरेंस से एयर जो थी वो आयनाइज हुई और चार्ज को एक्सेलरेट होने के लिए पाथ मिल गया। समझा रही बात नहीं? एक चार्ज पार्टिकल क्या हुआ, यहाँ पर एक ऑसिलेट हुआ हाई एनर्जी के साथ, जिसके कारण क्या नोटिस की गई, यहाँ पे हर्ट्ज से क्या नोटिस की, स्पार्क। अब यहाँ तक तो बात ठीक है, आगे क्या था, यहाँ पर देखो एक डिटेक्टर रखा गया था। डिटेक्टर सिंपल है, कुछ नहीं है, इसमें एक कंडक्टिंग वायर है और कंडक्टिंग वायर के साथ क्या लगे, दो मेटालिक स्फीयर्स लगे, ठीक है। अब जैसे स्पार्क की यहाँ नोटिस हो रही थी, एट द सेम टाइम क्या देखा जा रहा था, ये जो दो मेटालिक स्फीयर्स थे आगे, ठीक है, जिसको डिटेक्टर बोला जा रहा है, ठीक है, तो उनके अक्रॉस भी एक स्पार्क प्रोड्यूस होगी एट द सेम टाइम। जैसे यहाँ स्पार्क बन रही है वैसे यहाँ पर भी स्पार्क बन रही है। अब बीच में क्या देखो, यहाँ पे तो एयर है, बीच में तो क्या है, एयर है या वैक्यूम है मान, ठीक है, तो बीच में यहाँ पे जो आपका डिस्टेंस है ये यहाँ पर, ठीक है, एयर ये वैक्यूम, ठीक है, तो ये जो स्पार्क आपकी प्रोड्यूस हुई यहाँ पर, ठीक है, वो स्पार्क यहाँ पे नोटिस हो रही है, वो स्पार्क यहाँ भी नोटिस हो रही है, जो डिटेक्टर रखे हैं उसके स्फीयर में जो गैप है वहां पर भी स्पार्क नोटिस हो रही है एट द सेम टाइम। इसका क्या मतलब हुआ, ये जो चार्ज पार्टिकल हमारा एक्सेलरेट हुआ यहाँ पर, ठीक है, वो स्पार्क यहाँ भी नोटिस हो रही है, तो वो एनर्जी एक तरह से यहाँ से यहाँ पहुंच जा रही है, तो वो एनर्जी यहाँ से यहाँ क्यों पहुंची, उसका कारण क्या था, ये जो चार्ज पार्टिकल हमारा ऑसिलेट हुआ हाई फ्रीक्वेंसी से, उसने यहाँ पर क्या जनरेट की होगी, एक क्या जनरेट की होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उस चार्ज पार्टिकल के हाई एनर्जी से ऑसिलेट होने पर एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी क्या जनरेट हुई, स्पार्क, और वो स्पार्क आगे भी नोटिस हो रही थी, जो दो डिटेक्टर रखे गए थे आगे वहां पर, ठीक है, जिसमें स्मॉल स्फीयर लगा था, ठीक है, दो स्फीयर्स थे, वहां पर ये स्पार्क नोटिस हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल के ऑसिलेट होने से प्रोड्यूस हुई बाय द ऑसिलेटर सर्किट, वो स्पार्क मींस वो एनर्जी आगे उस डिस्टेंस तक ट्रैवल कर रही है, ठीक है, तो मींस देयर मस्ट बी सम, यहाँ कुछ नहीं, देयर मस्ट बी, जो एनर्जी को कैरी कर रही है, देयर मस्ट बी सम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हिच इज कैरिंग द एनर्जी फ्रॉम द दीस टू स्फीयर्स जो लगे थे ऑसिलेटर सर्किट में अप टू द डिटेक्टर, ठीक है, और जो वेवलेंथ थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की दैट इज नियरली 6 मीटर व्हिच वाज जनरेटेड बाय द हर्ट्ज। आई बात समझ, तो दैट इज व्हाट द हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ऐसे हो रहा जब की को क्लोज कर रहे थे, जैसे की को क्लोज कर रहे थे, देयर इज जनरेशन ऑफ लार्ज इंड्यूस्ड वोल्टेज, ठीक है, व्हिच इज नियरली इक्वल टू द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द एयर। जब टैकिंग की को जैसे रिलीज कर रहे थे हम, इंडक्टर डीमैग्नेटाइज हो रहा था, कैपेसिटर गेट फुली चार्ज, ठीक है, जब कैपेसिटर फुली चार्ज हुआ और ये पोटेंशियल डिफरेंस हाई बन रहा था ऑफ द ऑर्डर ऑफ 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर, तो क्या हुआ, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुआ एक तरह से, ठीक है, जो कैपेसिटर क्या हुआ, जो चार्ज हुआ था उस स्टेट से क्या हुआ, डिस्चार्ज हुआ, और कैपेसिटर के डिस्चार्ज होने से क्या हुआ, एकदम से क्या हुआ, यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल था, ठीक है, वो क्या हुआ, ऑसिलेट, चार्ज पार्टिकल क्या हुआ, ऑसिलेट हुआ। यहाँ पर क्या नोटिस की गई, स्पार्क नोटिस की गई। स्पार्क क्यों आई, क्योंकि जो एयर की जो आयनाइजेशन थी वो ब्रेक हुई इस हाई वोल्टेज से, ठीक है, और वो जो स्पार्क प्रोड्यूस हुई दैट इज आल्सो नोटिस अप टू अ सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है,
विद द हेल्प ऑफ डिटेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर मींस जो स्पार्क आगे नोटिस हो रही है, तो मींस क्या होगा कि देयर मस्ट बी सम व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो स्पार्क को इस एनर्जी को कैरी करके ले गई फ्रॉम दिस पॉइंट टू द पर्टिकुलर डिटेक्टर। So this is the experiment performed by the Hertz for the generation of electromagnetic waves, ठीक है। That is what Hertz experiment